हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमें अपने टेक्सटाइल ब्रांच के क्लासेज जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने रिवीजन के लिए, उसमें से हम अपने फाइबर्स की क्लास को कवर कर रहे हैं, जिसमें से हमने अपने कॉटन के जो टॉपिक है उसको कवर कर लिया। आज की क्लास में हम लिनन के टॉपिक को कवर करेंगे। लिनन के बारे में आज की क्लास में हम एकदम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। थ्योरी आपको ज़्यादातर नहीं बताई जाएगी, सिर्फ वो पॉइंट बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी पॉइंट को मिस नहीं करिएगा। आप उसको कंटिन्यू आप उसको समझते जाइएगा कहानी की तरह और उसको नोट डाउन करते जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि जो यहाँ बताया जा रहा है क्लास में इसके अतिरिक्त आपको कहीं और से ही पूछा जाएगा, बल्कि आपका टेक्सटाइल जो ब्रांच है वहीं से ही सारे स्टेट में जहाँ पर भी आपको टेक्सटाइल देखने को मिलता है सभी में ये सारे नॉर्मल पॉइंट है वो सभी पूछे जाते हैं। नेट के लेवल जो होते हैं थोड़ा हार्ड होते हैं, थोड़ा हाई लेवल होता है उनका, इसलिए उनके लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल देखी जाती हैं, लेकिन इसका जो प्रोसेस है ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी पूछी जाती हैं। खास करके आप लोग के एग्ज़ाम में जो है परिसज्जा से ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है आपके टेक्सटाइल का जो है, लेकिन अगर आपको टेक्सटाइल ब्रांच का अगर फिनिशिंग अच्छे से आपको पता है तो एग्जामिनर को ये भी पता है कि ये बेसिक चीज़ें भी आपको आती होंगी। आपको ये सब पता ही है कि पीजीटी का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है, नेट का लेवल थोड़ा हार्ड है, हाई लेवल है, लेकिन जो टीजीटी का जो लेवल है आपका वो एक छोटे छोटे पॉइंट को भी नहीं छोड़ता है, कहीं से भी बेसिक से भी क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। इसलिए आप किसी भी पॉइंट को मिस मत करिए, सभी पॉइंट को कवर कर लीजिए। एग्ज़ाम का डेट जो है आपका थोड़ा आगे हो ही गया है, आपको थोड़ा और टाइम मिल गया है, इसलिए बहुत जल्दबाजी ना करिए, लेकिन जो भी है जो भी टाइम आपका बचा हुआ है आपके लिए उसको आप रिवीजन में ही लगा दीजिए। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिनन के बारे में। लिनन जो है ज़्यादातर आप देखते होंगे कॉटन के बाद लिनन के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है। कॉटन और लिनन इन दोनों में जो गुणवत्ताएँ हैं इनकी थोड़ी सेम होती हैं, दोनों में सेम पाई जाती हैं, कुछ डिफरेंट पाया जाता है, लेकिन इसके साथ ही साथ आप दोनों में जो डिफरेंट है वो आपको पता ही है। जहाँ पे जो कपास है कॉटन है वो आपके बीजों से प्राप्त होने वाला रेशा है, वहीं पे जो लिनन है ये कहाँ से, तने से प्राप्त होता है। चलिए एक एक सीक्वेंस से कवर करिएगा इसको। लिनन रेशा का क्या है, आपका वो प्राकृतिक जगह से प्राप्त होने वाला रेशा है और प्राकृतिक में आपका सेलुलोजिक यानी कि वनस्पतियों से प्राप्त होने वाला रेशा है। वनस्पतिक रेशा होता है और वनस्पतिक सभी रेशे क्या होते हैं, वो सेलुलोजिक फाइबर कहलाते हैं, क्योंकि वनस्पतियों में सेलुलोज पाया जाता है। इनका संगठन जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ये आपको कॉटन के टॉपिक में ही बता दिया गया है। इसके बाद वनस्पतियों में ये कहाँ से प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना कि किस तने से प्राप्त होता है। जो पेड़ है इसका जो पौधा है वो कौन सा पौधा है जिससे में लिनन की प्राप्ति हो रही है, तो उसका नाम है फ्लैक्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फ्लैक्स का पौधा कैसा होता है, आप देखे नहीं होंगे, तो आप तुरंत अगर अपने मोबाइल में सर्च करके देखेंगे तो आप अगर गांव से हैं तो आप देखते होंगे तीसी का नाम जानते हैं, अरसी बोला जाता है गांव में, कहीं पे तीसी बोला जाता है तो कहीं अरसी बोला जाता है। हर क्षेत्र में अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं, जिसका आप क्या करते हैं उसकी तेल भी उसका निकाला जाता है, कभी कभी उसको पीस करके जो पाउडर उसका बना करके उसका पराठा भी बनाया जाता है। लेकिन उसके जो तना होता है उसके तने से जो रेशा प्राप्त होता है वो फ्लैक्स का तना, जो फ्लैक्स का पौधा है इसी से लिनन का तना प्राप्त होता है। लिनन वस्त्र का नाम है और ये फ्लैक्स जो है ये क्या है, पौधे का नाम है। मोबाइल में आप सर्च करके इसको फिगर इसका आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा ये जो रेशा है बहुत प्राचीन समय से प्राप्त हो रहा है, ये रेशा प्राचीन रेशा है और ये रेशा अपने ठंडक, वैभव, ऐश्वर्य, शांति, पवित्रता आदि का सूचक के रूप में जाना जाता है। ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में पवित्रता का सूचक कौन सा रेशा होता है, तो ऑप्शन में आप सिलेक्ट करेंगे इसको, अगर फ्लैक्स दिया हुआ है तो फ्लैक्स को, या फिर इसके साथ ही साथ लिनन अगर दिया हो तो लिनन को आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिएगा अगर इसके हम इतिहास की बात करते हैं कि इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई, तो मिस्र, इजिप्ट में, या मिस्र देखिएगा ऑप्शन में, या तो इजिप्ट देखिएगा, यहाँ पे पाया जाता है। इसे लिनन की भूमि कहा जाता है। आपने देखा कि पवित्रता का सूचक माना गया है प्राचीन समय में, जो है पवित्रता का सूचक जब माना जा रहा है इसको, तो प्राचीन समय में मिस्र में लोगों की जो है जो कब्र हुआ करते थे उसमें जो लाशें हुआ करती थी उनको लिनन के कपड़े में लपेट करके दफनाया जाता था।
तो इसे पवित्रता का सूचक माना गया है। और इसके बारे में बताया गया कि ये जो रेशा है, ये जो लिनन हमें प्राप्त हो रहा है फ्लैक्स के पौधे से, तने से, वो बहुत ही श्रम साध्य रेशा है, यानी कि बहुत ही श्रम करना पड़ता है इसके पीछे, तब जाके हमें इस तने से जो है रेशा प्राप्त होता है और उस रेशे से धागा बना के फिर कपड़ा बना के फिर हम पहनने योग्य कपड़ा तैयार करते हैं। इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। इसके उत्पादन के लिए अगर खेती की बात की जाए तो इसका जो समय है वो 7 वर्ष का समय लगता है। 7 वर्ष में सिर्फ फसल नहीं होती है, लेकिन इसमें प्रोसेस क्या है इसका, 6 वर्ष उर्वरक शक्ति बढ़ाने हैं तो खेत को खाली छोड़ दिया जाता है। कितने टाइम, 6 साल तक, और 1 वर्ष फसल उत्पादन के लिए होता है। आप गांव में जब इसका देखते होंगे, इसके तेल के लिए, इसके बीज की प्राप्ति के लिए जब आप इसकी खेती करते हैं उसमें उतना समय नहीं देते होंगे, लेकिन जहाँ पे इसे इंडस्ट्री लेवल पे अगर इसकी खेती करनी है वस्त्र उत्पादन के लिए, तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का लिनन प्राप्त किया जाएगा फ्लैक्स से। तो उसके लिए 6 साल तक खेत को खाली छोड़ा जाता है और उससे क्या होता है, खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। अगर जिस खेत में बार बार आप उपज तैयार करते हैं, कोई फसल तैयार करते हैं, उसकी उर्वरक शक्ति जो कम हो जाती है, इसलिए खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए 6 साल तक इसको खाली छोड़ा जाता है। फिर 1 साल जो इसके फसल के लिए किया जाता है, फसल तैयार की जाती है, तो ये टोटल मिला के 7 साल हो जाते हैं। अगर इसके मौसम जलवायु की बात करें, समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है और साफ पानी की आवश्यकता होती है। किसके लिए, फ्लैक्स की खेती के लिए, जिससे हमें लिनन की प्राप्ति हो रही है। आगे देखिएगा कि ये जो लिनन है ये तो नॉर्मल चीज़ें होगी, इसकी बेसिक चीज़ें जो हमने जान लिया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं भी है, जिसमें से भौतिक और रासायनिक विशेषताएं होती है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना था उसको आपको डिटेल में एक ही जगह पे रख के बता दिया गया है। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ बुक से आपको बताया जा रहा है, बुक के साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनके अकॉर्डिंग एक टॉपिक को आपको यहाँ एक एक टॉपिक को कवर करके बताया जा रहा है। देखिएगा ये जो रेशा है, ये चमक जो है इसकी वो रेशम की भांति होती है, रेशम की भांति चमक होती है। जल अवशोषकता का गुण अधिक पाया जाता है। जिस प्रकार से कॉटन में अवशोषकता का गुण पाया जाता है, गर्मी के मौसम में बहुत ही आरामदायक होता है, उसी प्रकार से लिनन का वस्त्र जो है बहुत ही महंगा भी प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही श्रम साध्य रेशा है। 7 साल में इसकी खेती तैयार हो पा रही है, तो इतने टाइम में तो इंसान बहुत सारी खेती कर सकता है, कई फसल उत्पादन कर सकता है, इसलिए इसे जो बहुत ही महंगा वस्त्र प्राप्त होता है इससे। और ये श्रम साध्य रेशा होता है। जल अवशोषकता के गुण से पाया जाता है। गीली अवस्था में जब यह होता है तो इसकी मजबूती जो है 20% अधिक हो जाती है। जितनी इस वस्त्र की मजबूती है उससे 20% अधिक बढ़ जाती है जब ये गीली अवस्था में होती है। कॉटन का कितना बढ़ता है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, आपको बताया गया पिछले टॉपिक में। फफूंदी लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि ये गीली अवस्था में इसमें अवशोषकता का गुण पाया जा रहा है। अगर अच्छे सूखा नहीं हो तो इसमें फफूंदी भी लग जाती है। इसके बाद ताप का सुचालक होता है, क्योंकि आपको ये ठंडक प्रदान कर रहा है, तो ये क्या है, ताप का सुचालक है। जलने पर इसमें पीली लौ और कागज के समान गंध आती है। कॉटन में भी आपको ये बताया गया है कि जब इस रेशे के परीक्षण के लिए हम इसके रेशे को जलाते हैं, वस्त्र को जला करके देखते हैं, तो इसमें पीले लौ में यह जलता है और कागज के समान गंध आती है। क्यों आती है, क्योंकि यह जो है रेशा ये एक फाइबर जो है ये वानस्पतिक रेशा है, सेलुलोजिक फाइबर है, इसलिए इसमें जो पीली लौ जलती है वो कागज के समान गंध आती है। इसके बाद जब इसे ना चमक ले आया जाता है पीटने पर, पीट करके रेशे को एक दूसरे रेशे से अलग किया जाता है, तो इसी में जो है पीट कर अलग करने में चमक बढ़ती है। और इस प्रक्रिया को यानी कि चमक बढ़ाने की जिसमें प्रक्रिया होती है इसे बीटलिंग प्रक्रिया कही जाती है, बीटलिंग प्रोसेस कहा जाता है। और इसे 30 से लेकर के 60 घंटे तक पीटा जाता है, तब ये जो है इसमें चमक उत्पन्न होती है। इसके बाद अम्ल का इस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। रंग पक्का करने के लिए इस पर भी नमक व फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। रंग इस पर आसानी से चढ़ जाते हैं, लेकिन पक्का करने के लिए इस पर नमक और फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रंग इसमें जल्दी से छूटने भी लगते हैं। इसलिए कॉटन के समान ही इसे भी रंग पक्का करने के लिए आयोडीन या नमक का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद देखिएगा आगे, रसोई घर के कपड़े हैं तो इसको माना जाता है, रसोई के कपड़े हैं तो ये प्रयुक्त होता है, क्योंकि इसमें अवशोषकता का गुण पाया जाता है। रसोई घर में जो भी कार्य आप कर रहे हैं उन सभी के लिए आवश्यक होता है कि ऐसे वस्त्रों का आप प्रयोग करें जहाँ पे जिस वस्त्र में क्या हो, अवशोषकता का गुण विद्यमान हो। इसलिए इसे में क्या किया जा रहा है, रसोई घर में जो टेबल वगैरह होगा, शेफ लोग जो आगे से कपड़े पहनते हैं जिससे कि कपड़े में उनके
कोई भी जो दाग धब्बे ना लगे उसके लिए जो भी कपड़े का प्रयोग किया जाता है वो लिनन का बना होता है। इसके बाद छोटे तंतु को टो कहते हैं, वहीं बड़े तंतु को नाइल के नाम से जाना जाता है। चाहे वह कपास का रेशा हो या फिर लिनन का रेशा हो, दोनों में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जो रेशा छोटा होता है उसे टो के नाम से जाना जाता है और बड़े तंतु को नाइल नाम से जाना जाता है। आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। रसोई घर के लिए प्रयुक्त जो वस्त्र है वो किसका बना होता है? लिनन का बना होता है। छोटे तंतु जो होते हैं क्या कहलाते हैं? टो कहलाते हैं। बड़े तंतु क्या कहलाते हैं? नाइल कहलाते हैं। इतना समझ में आया? ये सब हो गया आपका जो ये लिनन है, लिनन की विशेषताएं, लिनन की बेसिक जानकारी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि वस्त्र उत्पादन जब किया जा रहा है रेशे से लेकर के पहनने योग्य कपड़े तक, इसके बीच में खेती से लेकर के पहनने योग्य कपड़े तक कितनी प्रोसेस किए जाते हैं? जरूरी नहीं कि ये इतने सारे प्रोसेस जितने दिए गए हैं वो सभी आपके एग्जाम में एक साथ पूछे जाएं, जरूरी नहीं है। इसमें से कुछ ही पूछा जा सकता है, 4, 6, 5 ही पूछा जा सकता है। लेकिन एक सीक्वेंस तो आपको पता होगा कि अगर एकत्रित कर रहे हैं हम इसके तने को तो फिर सुखाने की प्रक्रिया एकत्रित करने के बाद ही होगी। ऐसा नहीं पहले हम क्या करें, पहले इसको पीट लें उसके बाद सुखाएं। ये प्रोसेस उल्टा तो नहीं होगा, बीच में भले ही कुछ ऑप्शन इसमें छोड़ दिए जाएं, लेकिन आपको ये सीक्वेंस कहानी की तरह याद कर लेना है। हिंदी के नाम के साथ साथ इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी का अर्थ आपको अलग एग्जाम में देखने को मिल सकता है, लेकिन इंग्लिश का वर्ड जो है ये सेम टू सेम एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आप हिंदी के साथ ही साथ इंग्लिश को भी एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा इसमें एक सीक्वेंस है, हम उसको बताते जाते हैं, आप इसको समझते जाइए और इसको नोट करते जाइएगा। देखिएगा, जब आप लिनन की खेती करते हैं, लिनन की प्राप्ति के लिए फ्लैक्स की खेती करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि लिनन की प्राप्ति आपको कहाँ से हो रही है? फ्लैक्स के पौधे से हो रही है। जब आप उसको बोते हैं, उसकी फसल तैयार होती है तो क्या करते हैं आप? हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि उसको एकत्र करते हैं आप उसके तने को उखाड़ करके। इसके बाद डाइंग एंड रेपलिंग, इसका मतलब होता है कि आप उसके तने को क्या करते हैं? सुखाते हैं। सूख करके उन तनों से क्या होता है कि पत्तियां जो है वो अलग कर ली जाती हैं। इसके बाद रेटिंग प्रोसेस होता है जिसमें छटाई की प्रक्रिया की जाती है। उसके बाद उसे गलाया जाता है। अब पता किया जाता है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसे किस प्रकार से गलाया जाता है। इसके जो तने होते हैं उसको ले जा करके या तो गीली मिट्टी में, तालाब में कहीं पे इसको दबा दिया जाता है इसे गलने के लिए, या फिर ओस के माध्यम से, शीत के माध्यम से, बारिश के माध्यम से ही इसे लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है, जिससे कि इसके जो तने हैं वो गल जाते हैं, यानी कि सड़ जाते हैं। जब ये सड़ जाते हैं, ऊपर के छिलके इसके अलग हो जाते हैं, तो इसके अंदर जो है ये रेशा प्राप्त होता है। देखिएगा, रेटिंग प्रोसेस में इसकी छटाई की जाती है और इसको गलाया जाता है। फिर ब्रेकिंग की जाती है। ब्रेकिंग मतलब इसको तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद डॉर्टिंग एंड बीटलिंग, इसको पीटा जाता है। स्केचिंग मीन्स होता है कि पीट करके इसके रेशे को एक दूसरे से अलग किया जाता है। कॉम्बिंग की प्रक्रिया की जाती है। कॉम्बिंग की प्रक्रिया मतलब कंघी करना। जब आपने पीट करके रेशे को अलग कर लिया है, अब उसमें आप कंघी की प्रक्रिया करेंगे। क्यों करेंगे? जिससे छोटे रेशे अलग हो जाए और बड़े रेशे अलग हो जाए। आगे हैकलिंग, अब इसको लटकाया जाता है। जब आप छोटे रेशे को बड़े रेशे को अलग कर लेते हैं, फिर इसको आप लटका देते हैं। लटकाने के बाद ये लटकाते क्यों है? जिससे इस पर एक दूसरे से ये उलझे ना। ठीक है। इसके बाद इसमें स्पिनिंग की प्रक्रिया की जाती है, कताई की प्रक्रिया की जाती है। कताई करके आप क्या प्राप्त करते हैं? धागा प्राप्त कर लेते हैं। फिर धागे के लिए क्या होता है? वीविंग की प्रक्रिया की जाती है। उस धागे की वीविंग की जाती है जिसे बुनाई कहते हैं। बुनाई के बाद आपको कपड़ा प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं? करघे पर से उतरा हुआ कपड़ा, यानी बुनाई के बाद तुरंत प्राप्त कपड़ा क्या कहलाता है? अभी आपको कॉटन वाले टॉपिक में बताया गया, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको याद है कि नहीं है। इसके बाद देखिएगा, जब बुनाई करके हमें जो कपड़ा प्राप्त होता है उस पर हम क्या करते हैं? परिसज्जा करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। जब उसे हम फिनिशिंग कर देते हैं, रंगाई, छपाई, कढ़ाई, ये सारी चीज़ें कर देते हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं उस पर कर देते हैं। शरीर के आकार का उसके बना करके तैयार कर लेते हैं, यानी कि चाहे शरीर के अनुसार या फिर जिस भी उपयोग के लिए उस वस्त्र को आपको तैयार करना हो, उसके लिए आप उसको तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार से हमें लिनन के वस्त्रों की प्राप्ति हो जाती है। आई होप ये टॉपिक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ये प्रक्रिया जो है आप एकदम अच्छे से रट लीजिए। एकत्रित करेंगे, सुखाएंगे, उसको पत्ती को अलग करेंगे, छटाएंगे, गलाएंगे, तोड़ेंगे, पीटेंगे, पीट करके रेशे को अलग करेंगे, कंघी करके
छोटे रेशे को बड़े रेशे को अलग कर लेते हैं, फिर इसको लटकाते हैं जिससे इससे उलझने ना आए, फिर कताई करते हैं, कताई के बाद धागा प्राप्त होता है, धागा के बाद क्या होता है बुनाई की जाती है, बुनाई के बाद कपड़ा प्राप्त होता है, कपड़ा जब प्राप्त हो जाता है नॉर्मल हमें ग्रे गुड्स प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद इसमें परिसज्जा की जाती है, तब वो हमें पहनने योग्य कपड़ा तैयार हो जाता है। ये जो वस्त्र है बहुत ही महंगा होता है क्योंकि ये रेशा जो है बहुत ही श्रम साध्य होता है। आई होप ये टॉपिक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला रेशा है हमारा जूट। ये जूट है, इसे स्वर्णिम रेशा, सुवर्ण रेशा या सोने के समान रेशा इस नाम से भी जाना जाता है, गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिएगा यहाँ पे आपको जो बताया जा रहा है सबसे पहले जूट का रेशा, इसमें देखिएगा इसे पाट या पटसन के नाम से भी जानते हैं। पटसन जो होता है उसके पौधे से ये जूट प्राप्त होता है। आप जूट के नाम से भी इसको सर्च करके देख सकते हैं या फिर पाट या पटसन ये इसका अन्य नाम के है जिसके नाम से ये जाना जाता है। इसे सुवर्ण या स्वर्णिम रेशा भी कहते हैं। इसमें मजबूती नहीं पाई जाती है जिसकी वजह से यह रस्सी व सजावटी वस्तु हेतु प्रयुक्त होता है, जैसे बोरा बोरी, बैग, डोरमेट आदि। ये सारी चीज़ें जो बनाई जाती हैं वो जूट से प्राप्त होने वाले रेशे से बनाया जाता है। इसके बाद देखिएगा भारतीय शब्द जो है इसका, भारत में जूट को जो है टाट के नाम से भी जाना जाता है। टाट जो फैलाया जाता है बिछावन के रूप में जो प्रयुक्त होता है बैठने के लिए, टाट जो होता है वही है अपने भारतीय शब्द में इसे टाट के नाम से जाना जाता है। फसल चक्र जो है इसका 1 वर्ष का होता है, बुआई फरवरी या मार्च महीने में होती है। ब्लीच का इसमें बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसके बाद देखिएगा सूखे वातावरण में भी, जब वातावरण आपका क्या होगा सूखा होगा यानी कि नम नहीं होगा, उस समय भी इसमें 6% की नमी पाई जाती है। फफूंदी इसमें इसी वजह से जल्दी लग जाती है और इस पे अम्ल व क्षार का बुरा प्रभाव पड़ता है। ये इसके जूट के बारे में नॉर्मल जानकारियाँ हो गई जो आपके एग्जाम में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट में पूछा जाता है। जब भी पूछा गया है आपके एग्जाम में प्रश्न जूट से तो इन्हीं वर्डों को ही पूछा गया है, इसलिए इसे आप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद पूछा जाता है जूट के उत्पादन की प्रक्रिया जो है वो देखिएगा आपने क्या किया, बुआई की है। बुआई करने के लिए उष्ण जलवायु और नम जलवायु की आवश्यकता थी, उसके साथ ही साथ पानी की आवश्यकता है। ये बुआई होगी, बुआई के बाद इसका जो संपूर्ण तना होगा पूरे तने से ये रेशा प्राप्त होता है। फिर इसकी रेटिंग प्रक्रिया क्या आती है, गलाया जाता है। गलाने के बाद पहले बताया गया कि ये जो वस्त्र जो ये रेशा प्राप्त होता है ये खुरदरा होता है, इसकी वजह से इसमें क्या किया गया, इसे गलाने के बाद इसे मुलायम किया गया। मुलायम करने के लिए इसे पानी व तेल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसे विभिन्न प्रकार की परिचर्याएं की जाती है, उसके बाद ये सब वस्तु वे तैयार की जाती हैं। ठीक है, ये हो गया आपके जूट के बारे में। जूट के बाद देखिएगा इसके अतिरिक्त जो भी अपना वानस्पतिक रेशा है और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछा गया, सिर्फ वही नाम बताया गया है। देखिएगा जैसे कापोक हो गया, यहाँ पे जो नाम बताया जा रहा है आपको, जो अन्य जो बताया जा रहा है वानस्पतिक रेशे, इनके जो प्राप्ति के स्रोत है के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। आप ये बताइएगा कि कौन से पार्ट से पाया जा रहा है वनस्पतियों में, बीज से प्राप्त हो रहा है, तने से, या फिर फूल पत्तियों किससे पाया जा रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कापोक के बारे में बता दीजिएगा, हेम्प के बारे में, रेमिक्योर और पिना के बारे में बता दीजिएगा कि ये वनस्पतियों में कौन से पार्ट से पाया जा रहा है। कापोक जो ये सेमल नामक जो पौधा है उससे प्राप्त होता है। ये बीज से प्राप्त होने वाला रेशा होता है। ये जो है मैक्सिको के साथ ही साथ अमेरिका व पश्चिमी अफ्रीका में यह पाया जाता है। इसके बाद है हेम्प। जो हेम्प रेशा है ये भांग का जो पौधा होता है आप लोग देखे होंगे उससे प्राप्त होता है। इसमें प्राकृतिक ऐठन नहीं होती है, इसलिए ये वस्त्रों के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी वजह से यह गलीचा, रस्सी, जूते के तले, कागज आदि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इससे प्राकृतिक ऐठन नहीं होती इसलिए वस्त्र इससे नहीं बनाए जाते बल्कि अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं जिसमें गलीचा, रस्सी, जूते के तले, कागज आदि होते हैं। इसके बाद है रेमी। जो रेमी रेशा है ये नेटल नामक पौधे से प्राप्त होता है। इसे चाइना ग्रास या फिर रे के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो उत्पादन है वो भारत व चीन में हुआ। ये उत्पादन देश इसका कौन कौन सा, भारत व चीन है। इससे नैपकिन, ट्रे क्लॉथ आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसके बाद देखिएगा
क्योर क्या है? ये जो नारियल से प्राप्त होने वाला, नारियल के छिलके से प्राप्त होने वाला रेशा है, इसमें ये जो रेशा है ये मजबूत भी होता है, टिकाऊ भी है और इसका जो रेशा है वो लंबा होता है। जबकि इसके साथ ही साथ ये जो रेशा है ये कड़ा भी है, खुरदरी सतह का होता है, जिसकी वजह से इससे चटाई, दरी, गलीचा आदि वस्तुएं तैयार कर ली जाती है। इसे वस्त्र नहीं बनाया जाता है। आगे देखिएगा, पिना ये अनानास की पत्तियों से प्राप्त हो रहा है। ये जो है मुलायम होता है, सफ़ेद रंग का रेशा होता है, वस्त्रों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वही साथ ही साथ आप फिलीपींस में देखेंगे कि इसका जो अधिक प्रयोग किया जाता है, बहुलता से प्रयोग किया जाता है, वो फिलीपींस माना गया है। यहाँ पे आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट ही बताया गया जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त तो केले के पौधे से प्राप्त होता है रेशा। इस प्रकार से अन्य जो हैं कपास, कापोग, रेमी, अबाका, मनीला, सीसल, ये सब भी होते हैं। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा गया सिर्फ वही पॉइंट आपको बताए गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। किसी भी पॉइंट पे कहीं भी समस्या हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास को हम यही कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।